अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो स्टार्ट करने जाते हैं, जो टाइम एंड अगेन हम कहते थे रॉसडेल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आज हम उन्हें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रॉसडेल जो है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों ये रॉसडेल सोसाइटी जो है या रॉसडेल पायनियर्स जो है, इनका क़याम होता है। क्या रीज़न्स कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, जैसे मैंने पहले भी कहा है। क्या रीज़न्स बने, एक दूसरा हम देखेंगे कि ये कौन लोग थे, रॉसडेल पायनियर्स कौन लोग थे जिन्होंने इतना इम्पैक्ट किया कोऑपरेटिव हिस्ट्री पे, ये कौन लोग थे, मतलब ये। थर्ड हम रॉसडेल प्रिंसिपल्स को देखेंगे, जो इनके प्रिंसिपल्स थे जिन पे मतलब आईसीए ने भी बाद में जिन्हें अडॉप्ट किया। तो ये इनके प्रिंसिपल्स क्या थे ऐसे कि जिनको मतलब आईसीए ने भी अडॉप्ट किया, वो प्रिंसिपल्स को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे, एक सेकेंड, उसके बाद हम जानेंगे जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1937 को समझेंगे क्या थी, और इनने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, कौन को किन प्रिंसिपल्स को इनने मैंडेटरी कहा या ऑब्लिगेटरी कहा, किन को नॉन एसेंशियल कहा, वो समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे जो मतलब इसके बाद जो रिव्यू हुआ इन दिस प्रिंसिपल्स का, कब, 1966 में। तो इसमें जो चेयरमैन थे इंडिया के ही थे, डीजी काव, वो भी हम आगे देखेंगे उनने क्या कहा और क्या हुआ, तो वो हम आगे देखेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये होता है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होता है, इससे क्या होता है कि सोशो इकोनॉमिक लाइफ जो होती है इंग्लैंड के लोगों की, वो चेंज हो जाती है। सिंपली एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आता है। जैसे अगर नॉर्मली जो वहाँ पे जो होते थे, जो आर्टिसंस होते थे, वो काम करते थे, और काम करते, सपोज करो वीवर्स वीविंग करते थे, हैंड से करते थे या स्टिच से करते थे, मतलब मैनुअली जो काम करते थे। तो उसके बदले उसे लोग परचेज करते थे और लोग उनके बदले उसे पैसे देते थे। ठीक। तो इस तरीके से वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो मशीन्स ने रिप्लेस किया किनको, मैनुअल वर्किंग को। इन स्किल्ड पर्सन्स को रिप्लेस किया किन, मशीनों ने। जो सपोज करो 100 लोग एक दिन में काम करते थे, वो मशीन 1 घंटे में या 15 मिनट में काम करती है। तो इस तरीके से ये जो स्किल्ड लोग थे, ये सारे बेरोज़गार हो गए, और इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, वो बद से बदतर हो गई। ठीक। अब जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब जो मैं इसकी बात करता हूँ, जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, फर्स्ट जो मतलब हमारा घर जो था, वो एक प्रोडक्शन यूनिट था। जैसे हमारे घर में अनाज भी बनता था, हमारे घर में जो डे टू डे लाइफ की नेसेसिटीज़, जैसे हम जो कारपेट डालते थे, वो भी हमारे घर में ही बनता था। फिर हमारे घर में बन के हम कुछ बेच भी देते थे। ऐसी जितनी भी चीज़ें होती थी, मतलब एग से लेके, मतलब हर कोई चीज़ हमारे घर में खुद हमारी, खुद यहाँ मुर्गियाँ होती थी, मतलब हम चीज़ों को परचेज करने के बजाय सेल करते, यानी हमारा घर जो था, वो एक प्रोडक्शन यूनिट था। लेकिन आज के डेट में जो हमारा घर है, एक प्रोडक्शन यूनिट से एक कंज्यूमर यूनिट बन गया है। आज हमें एग भी मार्केट से लाना पड़ता है, कारपेट भी मार्केट से लाना पड़ता है, हर कोई चीज़ मार्केट से लानी पड़ती है। ठीक। तो इसी तरीके से जब डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, वो रिप्लेस किया किसने, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें फैक्ट्री से बन के आती है। तो इसी तरीके से जब इंग्लैंड में इनिशियली ये हुआ कि जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था, वो अब कहाँ से, वो अब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि फैक्ट्री से ये चीज़ें सस्ते आते थे लोग, मतलब जो डोमेस्टिक लेवल से, जो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से बनते थे। तो इससे भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई। अब क्या था, जो द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हालांकि हर किसी के लिए नहीं, कुछ के लिए तो ये बून साबित हुआ, चंद, लेकिन वो माइनॉरिटी लोगों के लिए बून साबित हुआ। लेकिन फॉर मेजॉरिटी द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्रिएटेड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक। फॉर एन एग्जांपल, लो वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास एट्सट्रा। ये तो सिंपल सी बात है। जो मैंने अभी कहा आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी क्योंकि मशीनों ने रिप्लेस किया। लो वेज, क्यों आपको इतना पैसा देगी जब फैक्ट्री इससे अच्छा आपको बनाती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास, और जो काम करते हैं, अगर आपने चार्ली चैपलिन को देखा होगा ना, वो मिल में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, उस पे, तो यू कैन गेट, मतलब वो उसी पे, हालांकि उसमें कॉमेडी है, लेकिन वो एक थॉट है कि वो दिखाते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम में कितनी एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्कर्स की।
सर्च करना चार्ली चैपलिन फैक्ट्री, आप हंसोगे भी और ये कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा आपका। ठीक। तो द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, अब जब ये प्रॉब्लम आ गई तो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑल स्टार्टेड टू अप्लाई देयर माइंड्स। है भाई सोल्यूशन क्या है इसका, तो इसके लिए इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक। अप्लाई देयर माइंड्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और जो सोल्यूशन इनको लगा ये है कि द कोऑपरेटिव फिलोसफी। इनको लगी कोऑपरेटिव फिलोसफी की बेसिक क्या है यार, मिलके काम करते हो और जो बेनिफिट्स हो वो मिलके शेयर करते हैं। तो इन्हें लगा कि यही एक सोल्यूशन है। तो इसमें एक दो तीन चार नाम जो है यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इनके बारे में लास्ट लेक्चर में भी कहा है। एक तो रॉबर्ट ओवन थे जिनने स्टार्ट किया ये कॉन्सेप्ट, इस पे काम करना स्टार्ट किया, सोशल रिफॉर्मर थे। दूसरा डॉक्टर विलियम किंग, इनने भी एडवोकेट की डॉक्टर ओवन की फ़िलासफ़ी। अगर आप इनके बारे में थोड़ा, मैंने और भी फैक्ट्स कुछ कवर किए हैं लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में सॉरी। तो इसके बाद इन दो से ये इंस्पायर हो गए कौन, विलियम कूपर एंड चार्ल्स हॉवार्ड। याद रखना यार, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि रॉकडेल प्रिंसिपल्स के साथ कौन नाम एसोसिएट है। वहाँ पे विलियम कूपर एंड चार्ल्स हॉवार्ड। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल ये जो लोग थे, ये इनसे इंस्पायर होके, रॉबर्ट ओवन और डॉक्टर विलियम से इंस्पायर होके इनने जो फर्स्ट कोऑपरेटिव वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था रॉजडेल पॉइनियर्स। कब किया, 1844 में। अब थोड़ा हम रॉजडेल पॉइनियर्स के बारे में जानेंगे। ठीक। ये रॉजडेल पॉइनियर्स ये क्या था, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम था। ठीक। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रॉजडेल बेसिकली व्हाट इज़ दिस, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि मतलब एक नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था जिसमें साथ मिलके काम करने की बात हो रही थी। ठीक। आगे हम समझते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वेल एसोसिएटेड नेम ऑफ रॉजडेल पॉइनियर्स। ठीक। अब ये रॉजडेल पॉइनियर्स कौन लोग थे, ऑर्गेनाइज कब हुआ भाई, 1844 में हुआ। प्लेस कहाँ पे हुआ, टोडलैंड रॉजडेल इंग्लैंड। कौन लोग थे, ये टेक्सटाइल वीवर्स है, क्योंकि यही बेचारे बेरोजगार हुए थे ना, जो सिक्योर्ड सेक्टर था ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तो यही ये भी वही लोग थे। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स कई सारे थे, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। इम्प्रूव सोशल एंड डोमेस्टिक कंडीशन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय रेजिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन शेयर्स। ठीक। क्योंकि एक इतना कैपिटल तो ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मुकाबला नहीं कर सकते थे ना। तो अगर ये उनको कुछ करना था तो इनको सबको मिल के आना था। तो इनने थोड़ा थोड़ा शेयर करके एक बड़ा मतलब बड़े पैसे कलेक्ट करने थे और उससे कुछ वहाँ पे कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जन्म देना था जहाँ पे ये सारे मिल के काम करें और जो प्रोड्यूस है उनको म्यूचुअली शेयर कर सके। वन, टू एस्टेब्लिश अ स्टोर फॉर सेल ऑफ क्लॉथिंग्स। अब जो ये इनकी सेल होती है, मतलब अब इनने जो प्रोड्यूस किया उसकी सेल करनी है तो उसके लिए एक स्टोर क्रिएट करना था। ठीक। टू बिल्ड परचेज हाउसेज पर मेंबर्स, और जहाँ से वो सरप्लस अगर अब थोड़ा कुछ जमा होता है तो उसमें एक एक करके हर किसी के मकान बनाने, और कई सारे प्रिंसिपल्स थे इनके, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे सॉरी। ठीक। तो अब इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए। प्रिंसिपल्स किस चीज़ को कहते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं द सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन साउंड फुटिंग्स। ठीक। तो उनको साउंड फुटिंग्स फॉर कंडक्टिंग अफेयर्स ऑफ और एंड कंडक्टिंग अफेयर्स एंड अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक कुछ रूल्स बनाता है। उन्हीं रूल्स को जो उसमें से फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, सिग्निफिकेंट रूल्स होते हैं, उन्हीं को प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो 1844 में कुछ प्रिंसिपल्स इनके सामने आते हैं। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मेंबरशिप। नंबर सेकंड, क्योंकि ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं, ये वीडियो मतलब इससे लेंथी हो जाएगा, फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन टू परचेज, क्योंकि लास्ट में एंड में ये फिर से मुझे एक्सप्लेन करने तो वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। कैश ट्रेडिंग, डिक्लाइन इन प्योर एंड डिक्लाइन इन दिस डीलिंग इन प्योर एंड अनएडल्टरेड गुड्स। देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये वाला जो प्रिंसिपल है, कुछ बुक्स ने लिखा है कि ये इनका प्रिंसिपल था, कुछ बुक्स ने कहा था कि ये सिंपल एक रूल था। तो अगर किसी जगह आता है कि मतलब ये ऑलमोस्ट, क्योंकि मोस्ट जो बुक्स है वो कहते हैं टोटल 7 ही इनके रॉजडेल पॉइनियर्स के प्रिंसिपल्स थे, कुछ जगह लिखा है 8 है, तो दिस इज कन्फ्यूज लिटिल बिट, मतलब सो डिस्प्यूटेड है। तो डीलिंग इन प्योर एंड अडल्टरेड गुड्स, देन 7 इज मेंबर्स एजुकेशन, 8th इज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो ये हमने आगे फिर से अभी एक्सप्लेन करें जस्ट कुछ स्लाइड्स बाद। तो ये जो थॉट था, ये प्रिंसिपल जो थे, ये इतने फेमस हुए कि ये स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक।
और इनको क्या कहा गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन कहा गया। क्या कहा गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब आपने पता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में मैंने कहा था कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रॉसडेल प्रिंसिपल्स के बाद में आती है। तो उसके बारे में जब हम ये बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस थी, ये इटसेल्फ जो आई थी, अलायंस कब बनी थी, 19 अगस्त 1895 को। ठीक। अब क्या हुआ, अब ये जो रॉसडेल प्रिंसिपल्स थे, इनको बाय डिफ़ॉल्ट लोग हर जगह जितनी जहाँ भी कोऑपरेटिव्स बनने स्टार्ट हुई, तो वो मतलब अपने जो रोल मॉडल कहा जाता था किसको, रॉसडेल प्रिंसिपल्स को। लेकिन अब 1937 में क्या कहा, जो कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस थी, इन्होंने क्या कहा, इन क्योंकि अब टाइम इन कोर्स ऑफ टाइम कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड आउट टू जर्मनी, इटली, डेनमार्क और बाद में रशिया में भी बहुत सारी एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे नए चैलेंज थे, नए सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थे, वहाँ पे भी कोऑपरेटिव मूवमेंट चला गया। तो अब क्योंकि हमने रॉसडेल को देखा, वो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव थे बेसिकली, लेकिन यहाँ पे न्यू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स आए, जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव आए, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आए, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स आए। तो क्या होता है, 1930, ये याद रखना यार, इन 1930 वीना कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इनको कहा जाता है, वीना कांग्रेस में कहा जाता है, जो सेंट्रल कमेटी होती है उसको बोला जाता है कि आप एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट करो, आप एक स्पेशल कमेटीज़ को बनाओ, किसके लिए, टू एग्जामिन द रॉसडेल प्रिंसिपल्स, टू एग्जामिन द रॉसडेल प्रिंसिपल एंड फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। आप इन्हें देखो कि रॉसडेल प्रिंसिपल्स कैसे आज के डेट में इनको सही से एक आप देखो कि आज के डेट में कितने मतलब इस सिनेरियो में कैसे इनको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक। तो अब क्या होता है, इन 1934 स्पेशल कमेटी वाज फॉर्मड एट लंदन। कब बनती है कमेटी, 1934। कब, 1934, याद रखना। स्पेशल कमेटी वाज फॉर्मड एट लंदन कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो इसमें क्या होता है, अब ये रिपोर्ट क्या बना, इनका इनका रिपोर्ट आता है, कब आता है इनका रिपोर्ट, 1937 में। और रिपोर्ट का नाम क्या होता है, प्रेजेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रॉसडेल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। जो रॉसडेल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन थे, मतलब उनका प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ रॉसडेल रॉसडेल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन। तो ये इनके रिपोर्ट का नाम होता है। तो इस रिपोर्ट को अप्रूव कब किया जाता है, कौन से कांग्रेस में किया जाता है, पेरिस कांग्रेस में। ठीक है, पेरिस में मीटिंग होती है कांग्रेस किसकी, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। तो ये याद रखेंगे आप। इस रिपोर्ट को जो है फॉर्म कब किया गया, कौन सी कमेटी ने किया गया, स्पेशल कमेटी वाज क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। ठीक। कहाँ पे, लंदन में। अब जो इस रिपोर्ट को जो है अप्रूव किस कमेटी ने किया, कहाँ पे हुआ, 1937 में। कब हुआ, किस कमेटी ने किया, पेरिस कांग्रेस ने किया, आईसीए ने। ठीक। हाँ, चले आगे चलते हैं। अब जो ये कमेटी जो थी, स्पेशल कमेटी, इसने क्या किया, द कमिटी डिवाइडेड रॉस्ट्रल प्रिंसिपल्स इनटू एसेंशियल और ऑब्लिगेटरी एंड नॉन एसेंशियल प्रिंसिपल्स। द कमिटी डिवाइडेड रॉस्ट्रल प्रिंसिपल्स इनटू एसेंशियल और ऑब्लिगेटरी प्रिंसिपल्स और एंड नॉन एसेंशियल प्रिंसिपल्स। अब एसेंशियल प्रिंसिपल कौन कौन था, ये याद रखेंगे आप। ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस मेंबर्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर ट्रेड ट्रांजैक्शंस। और नॉन एसेंशियल कौन कौन थे, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, कैश ट्रेडिंग एंड मेंबर्स एजुकेशन। तो अगर आपको पता कौन सी कमेटी ने ये डिवाइड किया था कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के दरमियान, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तो आप लिखेंगे 1937 कमेटी ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक। इसके बारे में आप देखेंगे पेरिस में क्या इसको अप्रूव किया गया, लंदन में इसको मतलब क्रिएट किया गया। ठीक। तो ये सब अब देखेंगे फॉर्म कब हुई, और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब क्या होता है, अब ये ठीक है, अब इनने जो क्रिएट किए ये चीज़ें, क्योंकि वक्त के साथ हर कोई चीज़ बदलनी ज़रूरी होती है। ठीक। अब बात आती है आईसीए कमीशन ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स 1966। अब ये रिव्यू करती है इन चीज़ों को कि भाई जो 1937 में हमने ये प्रिंसिपल्स दिए थे, अब ये कितने मतलब फिट साबित होते हैं इन चेंजिंग कंडीशंस में। अब देखते हैं, आफ्टर 1937 सोशो इकोनॉमिक एंड political conditions of various nations changed naturally and corporations obviously and corporations had to adopt। ठीक।
जब हालात बदलते हैं तो हालात के साथ बदलना ज़रूरी होता है। द नीड द नीड फॉर रिव्यू ऑफ कोऑपरेशन प्रिंसिपल्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। भाई हमें इन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को क्या करना है, हमें इनको रिकॉग्नाइज करना है। मतलब अब देखना है कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमारे जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है वो कितने फिट बैठते हैं। तो अब क्या होता है यार, ये याद रखना, इन 1963 22nd कांग्रेस जो बनती है आईसीए की कांग्रेस, मतलब क्या होता है, ये सारे लोग जो अलायंस के लोग जब मिलते थे ना किसी जगह, किसी ये किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, उसी को कांग्रेस किया जाता है, ठीक कहा जाता है। 22nd कांग्रेस में क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कौन सा टॉपिक, द रिव्यू फॉर ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक, इनको रिव्यू करने के लिए बताया जाता है, इस पे बात होती है। तो 1964 में क्या होता है, 1963 में, एक सेकेंड, 1963 में डिस्कस किया जाता है, और 1964 में क्या होता है, कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक। तो कमीशन को जो अपॉइंट किया जाता है, क्या करना, इनको स्टडी क्या टॉपिक करना होता है, इनको ये स्टडी करना होता है कि विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रॉसडेल रिटेन देयर इम्पोर्टेंस एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है, चेंजिंग टाइम के साथ कौन कौन से जो आज का टाइम है रॉसडेल प्रिंसिपल्स रेलिवेंट है। विच शुड बी चेंज्ड, कुछ प्रिंसिपल्स अगर हमें चेंज करने हो तो कौन करे, एंड इट वॉज आस्क्ड टू फॉर्मुलेट न्यू प्रिंसिपल, अगर आपको ज़रूरत पड़े इफ़ एनी तो यू कैन फॉर्मुलेट ए न्यू प्रिंसिपल। तो ये काम एक कमेटी को दिया गया। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डीजी काव थे, डीजी कारो, ये इंडियन थे। तो एक इकोनॉमिक्स थे, इनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर जब हम पेरिफेरी टॉपिक्स करेंगे तो इनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे, ठीक। अभी हम मेन टॉपिक्स को करते हैं। तो इस कमीशन ने क्या किया इस कमीशन ने जो स्टडी की, तीन हिस्सों में इनने स्टडीज़ की। एक इन्होंने ये स्टडी की कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को नज़र में रख के, मतलब इस इनने अपने जो रिसर्च को देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझा, फिर सोशलिस्ट कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझा, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को में कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझा। तो ये इनके फंडामेंटल्स थे जिन पे इनने अपना जो ये जिस रिपोर्ट दी। तो अब क्या इनने कहा, अब ये 1966 में जो कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है, कहाँ पे सबमिट करती है, ये इम्पॉर्टेंट है, जेनेवा में, कब, 23rd कांग्रेस में, ठीक। तो इनका जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट किया जाता है एज ए सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स इन मॉडर्न एज, ठीक है। किन की कमिटीज के रिपोर्ट को ये कहा गया कि ए सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स इन मॉडर्न एज, दैट वाज डीजी कारोव्स कमिटी, ओके। तो इनने क्या कहा, इनने ये कहा कि इनने फर्स्ट फोर प्रिंसिपल्स, वो अगर आप स्लाइड देखेंगे तो फर्स्ट फोर प्रिंसिपल्स को इनने क्या किया कि इनको बोला कि भाई ये ठीक है, इनको कोई मसला नहीं है। द फर्स्ट फोर प्रिंसिपल्स इन फुल फॉर्म रेअफर्म्ड अडॉप्टेड, जो उनने कहा था ना नॉन एसेंशियल है, तो इनने इसको अडॉप्ट किया एज फिफ्थ, जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनने इसे फिफ्थ प्रिंसिपल की जगह दे दी, ठीक। और इनने एक और नया प्रिंसिपल दे दिया कि कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेशंस, ओके। तो सॉरी, अब इनके प्रिंसिपल्स को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या दिया, फर्स्ट इनने ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का मतलब क्या है कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। एक मिद्रा कमेटी है, वो कहती थी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम वॉलंटरी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम होना चाहिए उन लोगों का, तब जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी वजूद में आती है। नंबर सेकंड इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल में क्या है, एक पॉल लैम्बर्ट, मैंने एक कोट क्यों की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कभी आ सकता है इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ थे उनके कोट कोऑपरेटिव्स के, उनने क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज अ कार्डियल, है ना, बेसिक प्रिंसिपल विच डिस्टिंग्विशेस कोऑपरेटिव बिजनेस फ्रॉम कैपिटलिस्टिक बिजनेस। सिंपल सी बात है, क्योंकि कैपिटलिस्टिज्म में तो कैपिटलिस्टिक ही चलती है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है कोऑपरेटिव्स, तो वहाँ पे हर इंसान को एक वोट मिलता है, और वो मैनेजिंग बॉडी को इलेक्ट करते हैं, यानी कि मैनेजिंग बॉडी भी इलेक्टेड होती है, तो जो फैसले होंगे वो आम लोगों की ही फैसले होंगे, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कोऑपरेटिव्स की जिसे हम देखते हैं कि मतलब डिफरेंट है किससे, कैपिटलिस्टिक दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस से। आगे क्या देखते हैं, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज पर मिर्दा कमिटी ऑन कॉपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी। तो अब क्या है, क्योंकि
अब देखो ये लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि भाई आपने यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन हमारी बनाई, मैंने 10 रुपये दे दिया इसका कैपिटल, हर किसी ने 10-10 रुपये सपोज करो दे दिया। अब इस 10 रुपये पे पहले तो ये कहते ICA कहता था कि ये होना ही नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आपने अब फिर उनने रिव्यू किया इस चीज़ को, कहा कि अगर थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्ट होना तभी जाके तो ये बनेगी, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम होगा, लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर ये बहुत कम नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर जो मनी लेंडर्स है वो तो इस सोसाइटी में इजीली इन्वेस्ट करते थे ना, कर सकते थे। उनको अगर अच्छा इंटरेस्ट यहाँ से मिला, यहाँ पे तो सेफ पैसा था उनका, वो पैसा दे के देते इसी सोसाइटी को। लेकिन ये प्रिंसिपल कंडीशन है कि इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये मनी लेंडर्स को वहाँ पे वो मतलब मनी लेंडर्स को यहाँ पे ये टारगेट नहीं करते कि वो हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करें। इसके बरक्स से उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको इस सोसाइटी से सिर्फ ना सिर्फ इंटरेस्ट की फ़ायदे हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई और उनके ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक। तो उनके लिए रेलेवेंट बन जाती है इस तरीके से सोसाइटी, ठीक। देन मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमंग टू मेंबर्स। देखो इसमें क्या है, अवॉइड वन मेंबर गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। यहाँ पे शेयर होल्डिंग के हिसाब से डिवाइड नहीं किया जाता है चीज़ों को, बल्कि ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, जब हम ट्रांजैक्शंस कितनी होती है बिजनेस की, उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से उनको दिया जाता है। ओवरऑल ये कंसिडर किया जाता है कि हर किसी को इक्वली उनके हिसाब से मतलब प्रॉफिट मिले, ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रपोर्शन टू ट्रांजैक्शन मेड इन कंज्यूमर मेड बाय कंज्यूमर्स या मेड इन कंज्यूमर्स, प्रॉफिट एज पर बिजनेस डन नॉट एज पर द शेयर होल्ड, ठीक है। मैंने मतलब फिर इससे भी क्या होता है, ये प्रिंसिपल से भी जो है मनी लेंडर्स दूर रहते हैं। वही लोग इसमें आते हैं जिनको सच में इस मतलब कॉपरेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसमें शामिल है इनका, ठीक। अब आगे चलते हैं मेंबर्स एजुकेशन। मेंबर्स एजुकेशन में क्या है कि मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स की एजुकेशन इसलिए इन्होंने मतलब 1966 की बात करता हूँ मैं, ये जो DG काव कमेटी थी, इन्होंने इसलिए इंपॉर्टेंस दी इसको कि उन्होंने बोला कि ये बैकबोन है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि जब मेंबर्स को पता होंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कोऑपरेटिव्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, तो वो काम करेंगे। जब उनको पता होगा कि मैनेजिंग बॉडी कैसे काम करते हैं, तो वो शक की निगाह से उनको नहीं देखेंगे, और जब वो शक की निगाह से नहीं देखेंगे उनको, तो काम अच्छे से करेंगे। वो अपने राइट्स को भी जानेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को भी जानेंगे, ठीक। तो इस मैसेज को आगे लोगों तक भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो डिस्प्यूट्स होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो कम होंगे, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बेटर सर्वाइव करेंगे, ठीक। और सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या था, कॉपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स। तो इनने क्या कहा कि अब ऑल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स शुड एक्टिवली कोऑपरेट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये स्टेटमेंट जो है ICA 23rd वीना कांग्रेस का भी है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखें, क्योंकि जब आप आपस में कॉपरेशन जब कॉपरेट करेंगे तो इज मतलब ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में मदद होगा, इंटर मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इससे तो अच्छी बात है कॉपरेशन जब होगी। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, कभी ये स्टेटमेंट आ सकता है, ऑल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स शुड एक्टिवली कोऑपरेट एट लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल्स। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, DG कारो ने, ICA कमेटी ये ने, मतलब ऐसा ऐसे क्वेश्चन आता है, वीना कांग्रेस 1966, तो वहाँ पे आप ये वीना कांग्रेस 1966 को मार्क करेंगे, ठीक। तो मैंने इस टॉपिक में क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट कोट्स थे कुछ उनको लाया यहाँ पे, ठीक। और अब जो है इसका जो रिवीजन है, लेटेस्ट रिवीजन जो है वो 1995 का है, उसको हम ICA के साथ देखेंगे जब हम ICA को करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा हिस्टोरिकल किया है उसका। जब हम ICA को थोड़ा फैक्चुअल उसमें देखेंगे, और उसमें वो भी करेंगे हम ये प्रिंसिपल्स, क्योंकि यही प्रिंसिपल्स तो है, थोड़ा कुछ चेंज हुए हैं वो मैं बता दूंगा वहीं पे, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं वहाँ पे, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।